हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डेथ पेनल्टी के बारे में कि इंडिया में क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बारे में भी जिक्र करते हैं। अब देखिए, 4 कन्विक्ट्स जो थे निर्भया मामले में, उनको 1 फरवरी को डिसाइड किया गया है कि उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा डेथ पेनल्टी से। उनमें से 6 अपराधी टोटल थे। एक उनमें से माइनर था जिसको 3 साल के बाद हमने रिहैब में भेजा था और उसके बाद उसको छोड़ दिया। एक ने वहीं पे फांसी लगा ली थी। अब बचे 4। तो 4 जब ट्रायल कोर्ट से कन्विक्ट हो गए, हाई कोर्ट से कन्विक्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट हो गए, मर्सी पिटीशन खारिज हो गई, उसके बाद इनको डिसाइड किया गया कि 1 फेब को इनको फांसी दी जाएगी या डेथ पेनल्टी दी जाएगी। अब इनमें से एक व्यक्ति ने क्या किया है उन चारों में से कि इसने मर्सी पिटीशन जो आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति से खारिज हो गई थी, डिसमिस हो गई थी, उसको चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या ये हो सकता है? हमको ये भी समझना है। ये हो सकता है वैसे डिसमिस होना, फिर रिव्यू के बाद क्योरेटिव पिटीशन लगना, क्योरेटिव पिटीशन के बाद फिर उसके बाद मर्सी पिटीशन जाना सुप्रीम प्रेसिडेंट के पास, और वापस खारिज होने के बाद वापस सुप्रीम कोर्ट आ जाना। तो इतना लेंथी प्रोसीजर क्या होना चाहिए? जी मेरे हिसाब से ये प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए। उसका कारण केवल ये है कि जब एक व्यक्ति अपराध कर देता है, उस अपराध करने के बाद वो खिलाफत में खड़ा हो जाता है पूरी स्टेट के। स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। आप अगर एक अपराध कर दें और उसके बाद पुलिस या कोर्ट, जेल, रिफॉर्मेटिव हाउस, आप जहां पे भी जाएंगे आपको कोई ना कोई सरकारी अफसर मिलेगा, कोई ना कोई आपको स्टेट का आदमी मिलेगा। तो एक व्यक्ति को जिसने कोई अपराध किया है या नहीं किया इस बात पे डाउट है, या आखिर में पता चल गया कि उसने किया भी है, तो उसको लड़ना किससे? स्टेट से लड़ना है। इस स्टेट से लड़ने में कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए और किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए, इसलिए हमारा प्रोसीजर थोड़ा लेंदी होता है। अब ये जिक्र भी आया कि हमारे प्रेसिडेंट जी ने ऐसा बोला कि जो है कुछ मामलों में जहाँ पे बच्चों को लेकर अपराध होता है, वहाँ पे अब ये जो प्रोसीजर है कि मर्सी पिटीशन का, वो हटा देना चाहिए। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से ये पनिशमेंट को हटाने की बात की जा रही है कि डेथ पेनल्टी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आईपीसी का सेक्शन 53 बताता है कि कितने टाइप की पनिशमेंट्स हमारे पास होंगी क्रिमिनल लॉ में। तो बात करता है डेथ पेनल्टी की, फिर बात करता है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की, बात करता है इम्प्रिजमेंट की जो कि रिग्रेस होगी या सिंपल होगी। रिग्रेस आने की वहां पे श्रम करना पड़ेगा, पत्थर तोड़ने पड़ेंगे या चक्की पीसनी पड़ेगी या इस तरह के रोड बनानी पड़ेगी, इस तरह का काम होता है। उसके बाद हमारे पास होता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपकी प्रॉपर्टी जो होगी वो हम ले लेंगे। जैसे किसी ने कोई प्रॉपर्टी को कहीं से गायब कर दिया है तो उसको जेल भी भेज देंगे और वो प्रॉपर्टी को भी फॉरफिट कर लिया जाएगा। साथ ही है फाइन। इसके पहले था, उसको कहते थे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, कि जिसको ही सजा मिल जाएगी उसको भेज दिया जाएगा अंडमान निकोबार में, और वहां पे सेलुलर जेल होती है, वहां पे भेज दिया जाएगा। इस पनिशमेंट को 1955 में हटा दिया गया। तो अब ये डिबेट हो रही है इस बात की कि क्या डेथ पेनल्टी को भी इंडिया से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। अगर आप कुछ स्टडीज को देखें तो आज तक इस तरह की कोई स्टडी ऐसे सामने नहीं आई है क्लियर तौर पे, जो एक क्रेडिबल जगह से आई हो, कि किसी सजा की गंभीरता को बढ़ा देने से अपराध कम हो जाता है। ऐसा अभी तक स्टडी से सामने नहीं आया है। और अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है कि इंडिया में रेप और मर्डर जो है बढ़ गए हैं, जबकि दोनों की सजाएं जो है डेथ पेनल्टी तक कर दी गई हैं। अगर आप नए सेक्शंस देखें 376 के ए, बी ए, डी ए, इस तरह करके, तो वहां पे डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन रख दिया गया है। अब हम बात ये करते हैं कि जितनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यानी कि जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ज्यादातर कंट्रियों ने क्या किया, 60% कंट्रीज जो है दुनिया में, उन्होंने डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया है। अभी मैं आपको बात बताता हूं कि जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इन सब ने जो है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने इसको खत्म कर दिया है डेथ पेनल्टी को। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जिन्होंने खत्म नहीं किया है, जैसे कि यूएसए, सिंगापुर और जापान ने इसको अभी तक खत्म नहीं किया है। तो क्या ये इंडिया में खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हमको इस पर बात करनी है। देखिए, एक इसमें जो स्टैंडर्ड व्यू ये कहता है कि होनी तो नहीं चाहिए, पर अगर कोई सजा हो रही है तो फिर वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, यानी कि वो पूरी होनी चाहिए। अब बीच में छूट दिया जा रहा है या 50 तरह की उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार पेरोल मिल रहा है, प्रोबेशन हो रहा है, ये सब बातें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि सजा दे कौन सकता है डेथ पेनल्टी की। तो देखिए, हमारे पास जो क्रिमिनल कोर्ट्स की लाइन है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से शुरू हो जाती है। जेएम सेकंड, जेएम फर्स्ट, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जब सीनियर हो जाएगा तो वो बन जाएगा सीजेएम। उसके बाद हमारे पास आता है असिस्टेंट सेशन जज, फिर आता है एडिशनल सेशन जज, फिर आता है सेशन जज, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट।
सेशन जज जो होता है ये कोई भी सजा दे सकता है। सीजेएम जो होता है वो 7 साल की दे सकता है। असिस्टेंट सेशन जज होता है वो 10 साल तक की दे सकता है। पर सेशन जज जब डेथ पेनल्टी देगा तो उसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। इस बारे में बताया गया सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी में। मैं आपको पढ़ देता हूं। सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। When the court of session passes sentence of death, the proceeding shall be submitted to the High Court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court. तो ये आपको बात समझ के चलनी है कि सेशन जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही इस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि आईपीसी का सेक्शन 53 बताता है कि किस किस तरह की पनिशमेंट्स हमारे पास होंगी। तो आज हमारे पास डेथ पेनल्टी है। अभी जो लॉ कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से केवल कुछ ही ऑफेंसेस के अंदर ही अब डेथ पेनल्टी इंडिया में होनी चाहिए। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड जो है व्यू है कि वेजरिंग वॉर या यानी कि देश के विरुद्ध आपने जो है कोई हमला कर दिया या इस तरह का अपराध कर दिया, यानी कि टेररिस्ट अटैक कर दिया आपने, या मर्डर जैसा मामला हो गया, यहां पे डेथ पेनल्टी की बात की गई है। अब मैं आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस से अवगत कराता हूं। आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको बताया कि किसी तरह कि मर्सी पिटीशन जो प्रेसिडेंट के यहां से खारिज हो चुकी थी उसको चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके लिए केस आप देखिएगा शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में डिसाइड हुआ था ये केस। यहां पे क्या बोला गया, जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल वेयर मर्सी पिटीशन इज रिजेक्टेड विदाउट कंसिडरिंग द सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस। सुपरवीनिंग यानी कि सब्सिक्वेंट, बाद में क्या हो रहा है, ऑफ किस चीज को, डिले, कि बहुत देर हो गई है सजा दिए हुए, 5 साल बीत गए, 3 साल बीत गए हैं पर अभी तक हमको सजा हुई नहीं है, तो ये हम पे एक तरह से प्रभाव पड़ रहा है इसका उल्टा। तो आपको जो है इसको कम कर देना चाहिए, कम्यूट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। मेंटल इलनेस, अदर फैक्टर्स, राइट टू सीक मर्सी पिटीशन अंडर आर्टिकल 72 यानी कि प्रेसिडेंट को, 161 यानी कि गवर्नर के पास, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड नॉट द विम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कि ये एग्जीक्यूटिव की मन मर्जी पे नहीं होगा कि जब हम चाहते हैं तो करेंगे, जब चाहेंगे तो नहीं करेंगे। तो ये बात शत्रुघ्न चौहान के केस में बोली गई। साथ ही एक और बात बोली गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सबको जाननी चाहिए। इट इज नीदर अ मैटर ऑफ ग्रेस नॉर अ मैटर ऑफ प्रिविलेज बट एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोज्ड बाय पीपल इन द हाईएस्ट अथॉरिटी। यानी कि ये कोई आप दया हम पे नहीं कर रहे हैं, दया याचिका तो उसका नाम है, लेकिन आपको दया या हम पे कोई ग्रेस नहीं कर रहे हैं। ये हमारा संविधान का अधिकार है कि हमको संविधान निर्माताओं ने मर्सी पिटीशन के लिए अधिकार दिया है। एक केस इंपॉर्टेंट है, सोनू सरदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है। यहां पे क्या बोला गया कि रिव्यू ऑफ डेथ पेनल्टी टू बी डिसाइडेड इन ओपन कोर्ट इन द लाइट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। तो जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है, ये मैं मर्सी पिटीशन की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जब मामला खारिज हो गया तो फिर रिव्यू पिटीशन आई, उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये ओपन कोर्ट में डिसाइड होनी चाहिए और ओरल सबमिशंस होने चाहिए बाय स्किल्ड एडवोकेट्स। पर इसमें जो है जस्टिस चिलमेश्वर जो थे, जो 4 जजेस बाहर आए थे 2018 में जनवरी में, उनमें से जो एक थे जस्टिस चिलमेश्वर, उन्होंने इस पर डिसेंट दिया, यानी कि उन्होंने इस बात को नहीं माना कि ओरल सबमिशंस हर मामले में नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हर चीज को बोलने के अधिकार में ओरल सबमिशंस आए, ये जरूरी नहीं है कि जब दोनों पक्षकार को सुन रहे हैं, जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल हमारा है ऑडी अल्टरम पार्टम, उसमें ओरल सबमिशंस हर बार नहीं आते। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि ओरल सबमिशंस, जो मेजॉरिटी ओपिनियन है कि डेथ पेनल्टी में जब रिव्यू होगा तो ओरल सबमिशंस कि जो वकील बोलना चाहता है कि देखिए ये बात है, ये बात है, वो एक स्किल्ड एडवोकेट से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेथ का मामला है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है, अब हम रिव्यू दे रहे हैं। तो रिव्यू में एक काबिल व्यक्ति ही जो हो बात रखते, क्योंकि 30 मिनट के समय के अंदर आपको 50 बातें रखनी है। तो आपको ये समझ के चलना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस बात को लेके कि क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला जो बताया गया बच्चन सिंह के मामले में, कि केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में ही डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी। अब ये समझना है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को किस हद तक पहुंचा दिया गया है, हमको ये समझ के चलना है। स्वामी श्रद्धानंद का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2008 का। यहां पे आप सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज सुनिएगा, मैंने पैराग्राफ कोट किया है। इट इज अनडिनाएबल, इस मामले में क्या हुआ था, एक मर्डर हुआ था और बहुत ही जघन्य टाइप का मर्डर हुआ था, बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ था, पर उसके बाद भी ट्रायल कोर्ट ने जब डेथ पेनल्टी दे दी, हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लाइफ कर दिया। और देखा क्या बोला है,
इट इज अनडिनाइबल दैट द अपेलेंट किल्ड द विक्टिम इन अ प्लैंड एंड कोल्ड ब्लडेड मैनर। इसके बाद मैंने कुछ बात छोड़ी है क्योंकि काफी लंबा पैराग्राफ था। विक्टिम कुड नॉट नो द प्लान टिल द एंड। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब लाइफ बना रहा है तो क्यों बना रहा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट? उसने ये कहा कि आखिरी वक्त तक जिसको मारा जा रहा था उसको इसके बारे में पता नहीं था। इससे समझिए कि वो आदमी डरा नहीं होगा आखिरी वक्त तक, तो कम से कम उस पे इतना तो एहसान कर दिया कि उसको आखिरी वक्त तक डराया तो नहीं। जब उसका मर्डर किया तो वो आखिरी वक्त तक उसको पता नहीं था कि वो मरने वाला है, तो उसके मन में कोई पहले का खौफ नहीं बैठा हुआ था। तो ये ग्राउंड लिया कि देखिए कम से कम हमको इतना समझ के चलना है। तो ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का व्यू जो है वो केवल मर्डर या रेप या टेररिज्म हो रहा है ऐसा नहीं है कि ये हो गया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये बहुत बुरी तरह मारा, 20 चाकू मार दिए, 50 चाकू मार दिए, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की सोच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सोच बहुत ऊपर तक है, इस हद तक है कि अक्यूज के मन में क्या चल रहा था, विक्टिम के मन में क्या चल रहा था, ये बात तक समझ के चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। और आगे देखिए क्या बोला कि इट डिड नॉट कॉज एनी मेंटल और फिजिकल पेन टू द विक्टिम, कि आखिरी वक्त तक जब विक्टिम को मार डाला गया तब तक उसको इस बात का पता नहीं था। तो कम से कम इतनी बात जो है ध्यान में रखी गई और उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया टिल डेथ, यानी कि मरने तक उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, कोई कम्यूट करने का ऑप्शन उसके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बोला है कि मर्डर कमिटेड इन अ वेरी ब्रूटल एंड इनह्यूमन फैशन अलोन कैन नॉट जस्टिफाई डेथ पेनल्टी, कि बहुत ही बुरी तरह मर्डर कर दिया गया या बहुत ही उसकी गर्दन काट दी गई, इस तरह से अपराध कर दिया गया, केवल ये एक ग्राउंड नहीं हो जाएगा ये बताने के लिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो गया और डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। बट मस्ट ऑल्सो कंसिडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ क्रिमिनल, कि वो क्रिमिनल के क्या हालात हैं, क्या वो पढ़ा लिखा था, किस परिवार से था, गरीब था, क्या वो भूखा था, वो कहाँ रहता था, वो किस कंपनी में रहता था, ये सारी बातों को ध्यान देके ही हमको चलना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कही गई है। अब बच्चन सिंह के मामले में डिस्कस हम लोग करते हैं आखिरी बात कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में उन्होंने क्या डाला था, असल में वो क्या इंग्रेडिएंट्स थे जो बताते हैं कि एक मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में जाएगा। ये एक ओवरव्यू है, पूरी बातें डिटेल में नहीं है। दैट द ऑफेंस वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, एज ऑफ अक्यूज्ड, कि वो क्या उम्र का है, कंटिन्यूइंग थ्रेट टू सोसाइटी, कि क्या वो आज के दिन के बाद जब उसको अगर लाइफ दे देंगे कभी छूट के निकल जाएगा तो क्या ये बना रहेगा थ्रेट सोसाइटी के लिए, तो फिर डेथ ही देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बात उल्टी भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन, कि क्या उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश है। मॉरली जस्टिफाइड एक्ट, कि क्या उसके हिसाब से ये जो उसने काम किया वो ठीक किया, ये देखना जरूरी है। तो अब कई जगह पे क्या होता है कि उनके गांव में 20-25 मर्डर हो जाते हैं, तो किस तरह का मतलब सोसाइटी में रह रहा है, किस तरह के मेंटल हालात हैं उसके, ये सारी बातों को समझ के ही हमको चलना है। केवल इस बात को सोच के कि उसने जो अपराध किया वो बहुत बड़ा अपराध है, हमको ये बात सोच के नहीं चलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में जहां पे हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी उसको बदल के लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया है। एक्टेड इन ड्यूरेस, ड्यूरेस का मतलब होता है थ्रेट, कि इसने डराया था, किसी के प्रभाव में किया था। और मेंटल कैपेसिटी, कि क्या वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति थी, कितना पढ़ा लिखा है, उसके में कितनी अकल है, वो सोसाइटी के लिए क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये सारी बात को सोच के ही हमको ये डिसाइड करना है कि डेथ पेनल्टी देनी है कि नहीं।